नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश की सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है और इसी कड़ी में सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अखिलेश यादव विदेश भागने की फिराक में हैं। उन्होंने आज ही मुसलमानों की दुर्दशा के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने दावा किया है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों के साथ से बीएसपी की सरकार बनेगी। आगे मायावती ने कहा कि सपा के नेता मुझे राष्ट्रपति बनाने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि इससे उनका सीएम बनने का जो सपना है, जो रास्ता है, वो साफ हो जाएगा। सपा वाले ये भूल जाएं, मैं पीएम और उत्तर प्रदेश का फिर से सीएम बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देखती। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और कमजोर वर्ग पर हो रहे जुल्म के लिए सपा प्रमुख जिम्मेदार हैं। सपा के लोग अभी भी अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब तो घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। मतलब कि मायावती ने साफ कर दिया है कि भले ही चुनावी नतीजे उत्तर प्रदेश में कुछ भी रहे हों, लेकिन आगे भी वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेगी। लेकिन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई सवालों ने जन्म ले लिया है। सवाल यह है कि क्या अब अखिलेश यादव मायावती के निशाने पर रहेंगे और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती अब भी अखिलेश को टक्कर देने के लिए तैयार हैं? तो बड़ी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वो तस्वीर देखने को मिली थी, जब मायावती और अखिलेश यादव साथ में चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त वो गठबंधन काम नहीं आया और कहीं ना कहीं जनता को वो जोड़ी रास नहीं आई। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से लगातार वो टकराव की जो स्थिति है वो पनपी और अब अंत में जाकर वो तस्वीरें, वो बयान सुनने को मिल रहे हैं। अब आप देखिए किस तरीके से सबसे पहले अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया कि मायावती जो कि लगातार सक्रिय रहती हैं, इस बार चुनाव में सक्रिय नहीं थी और इसी का नतीजा हुआ कि भाजपा को सीटें अधिक मिली और बसपा का जो वोट बैंक है वो भाजपा में खिसक कर चला गया। अब क्या भाजपा मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी? अब ऐसे में जब ये बयान दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से, तो आखिर मायावती कैसे चुप बैठ सकती हैं? तो मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ी बात कह दी कि अखिलेश यादव अब आने वाले वक्त में विदेश भाग सकते हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सुनिए। वैसे भी अब सपा मुखिया को यह एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहां उसने पहले से ही अपना काफ़ी बंदोबस्त कर लिया है। ये भी इनके बारे में प्रदेश में काफ़ी जोरों में आम चर्चा है। इन्हें सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे ज़बरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। जबकि इस मामले में हकीकत यह है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि इस बार चुनाव में यूपी के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से
हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। बीएसपी में जुड़ जाता है तो फिर ये लोग बीएसपी की तो आपने सुना किस तरीके से मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगा दिया। अब बड़ी बात यह है कि लगातार वो लोग जो एक साथ थे और 19 लोकसभा चुनाव को अगर हम याद करें तो एक बड़ा चैलेंज जो है वो उस समय लिया गया था। एक बड़ा हम करें तो एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद वो टकराव की स्थिति, वो बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हुआ और अब ये बयानबाजियों का दौर इस वक्त और इतनी बढ़ गई है कि आज जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बात का ने जिक्र कर दिया कि अब आने वाले वक्त में अखिलेश यादव हो सकता है कि देश छोड़कर विदेश जो है वो भाग जाएं। ऐसे अब तमाम बड़े सवाल जो है वो पनप रहे हैं। बड़ी बात है कि आखिर ऐसा मायावती ने क्यों जिक्र किया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने इस बात का क्यों जिक्र किया कि अब भाजपा जो है वो मायावती को राष्ट्रपति बनाने की होड़ में लगी हुई है। ऐसी तमाम जो बातें हैं वो एक एक सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि तमाम बयानों के मायने क्या हैं। क्या अब आने वाले वक्त में कोई फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, या फिर मायावती ने इस बात का जब जिक्र किया कि आने वाले वक्त में मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का सपना तो देख सकती हूं लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देख सकती, यानी कि ये साफ उन्होंने कर दिया कि आने वाले वक्त में हम चुनाव में सक्रिय रहेंगे। ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त के विक्रम राव जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है राव जी। वही दूसरी ओर जनार्दन मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जो कि दलित चिंतक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कि विक्रम राव जी आपसे ही करते हैं, कैसे देखते हैं सर एक तरफ अखिलेश यादव का बयान कि अब भाजपा जो है वो मायावती को राष्ट्रपति बना देगी, तो वही दूसरी ओर मायावती का ये बयान कि अब आने वाले वक्त में अखिलेश यादव जो है वो देश छोड़कर विदेश भाग सकते हैं, वो इसलिए ये बयान दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका रास्ता जो है वो साफ हो जाए। पत्रकारों को एक सिखाया जाता है पत्रकारिता में, जो भी कहो तथ्यात्मक हो, प्रमाणित हो। हमारी मायावती ने बड़ा बयान तो दे दिया, इनको अध्यक्ष राष्ट्रपति बनाएंगे, तो वेंकैया नायडू क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति है, उनका नाम तय हो गया राष्ट्रपति के लिए, तो उनको वो कहाँ जाएंगे? फिलहाल मुझे ये कहना है, मायावती जी को इधर गंभीरता से बात कहनी चाहिए कि व्यंग्य हास्य के रूप से नहीं, राष्ट्रपति बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, अब वो प्रधानमंत्री अगर बनना चाहती है तो कौन बनाएगा? उनका तो कोई सांसद रहा ही नहीं, न राज्यसभा में लोकसभा में खत्म हो रहे हैं। तो सचिन बाबू, मुझे लगता है कि बैंक के गैर गंभीर बातें, हल्की फुल्की बातें नहीं कहना चाहिए एक राष्ट्रीय नेता को जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। जनता उनको गंभीर रूप से लेती है, सीरियसली लेती है, उन्हें बहुत नाप तोल के सोच समझ के कहना चाहिए, जिसमें वजनदार बातें हो। हाँ, ये कह सकती है कि मैं हारी नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री फिर बनूंगी 5वीं बार, ये कहें तो विश्वास करेंगे, क्योंकि उनके 8-9% वो वोटर्स वो हैं उनके पास। अगली बार वो बार्गेनिंग कर सकती है और कोई जरूरी नहीं 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी वापस कर सत्ता में 3 बार रहने के बाद, तो मौका तो अच्छा है। तो उत्तर प्रदेश तक वो देखें उनकी कितनी अर्हता है, कितनी क्षमता है छलांग लगाने की कि वो पहुंच जाए, बीच में गिर जाए। सचिन भाई, और बिल्कुल देखिए, हमने देखा भी था कि जो अभी चुनाव थे उसमें ये बड़े आरोप लगे कि बसपा जो है वो सक्रिय नहीं है, जिसका फायदा करने के भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में जनार्दन सर,
आपका रुख करते हैं, क्या लगता है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने भी इस बात का जिक्र किया कि बसपा सक्रिय नहीं थी, इसीलिए जो वोटर्स थे वो बसपा के खिसक कर कहीं ना कहीं भाजपा के पाले में चले गए और उसका फायदा भाजपा को पहुंचा। यानी कि उनके मन में अब शायद ये संकेत है या फिर उनके मन में अभी भी संशय बरकरार है कि शायद कहीं ना कहीं भाजपा और बसपा का वो जो मिलन है वो बहुत पहले ही हो चुका है। सचिन जी देखिए, इस चुनाव के रिजल्ट्स ने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि जो बसपा का एक बड़ा वोटर बैंक था उस पर उसकी पकड़ जो है वो ढीली होती जा रही है और इसलिए सारी विपक्षी पार्टियां भी और भारतीय जनता पार्टी भी उस जो वोटर बैंक है उसको आकर्षित करने के लिए अपनी अपनी चीजें कर रही हैं। और इसी क्रम में अखिलेश यादव लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा के साथ मिलकर वो राष्ट्रपति पद के लाभ में आकर उन्होंने साथ दिया और उसका वो जवाब भी दे रही है। और जो आज का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे यही वो कहना चाहती हैं कि वो एक्टिव रहेंगी प्रदेश की राजनीति में और प्रदेश से अगर उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है तो उसको भी देखेंगी, लेकिन कोई भी सूरत में वो राष्ट्रपति के लिए नहीं देखना चाहती। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की है अपने वोटर्स को भी और जो विपक्षी पार्टियों को भी कि अभी बसपा जो है वो मैदान में है, लड़ाई में है, अभी स्थिति जरूर खराब हुई है लेकिन वो छोड़ के जाने वाले नहीं है। बिल्कुल। और देखिए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं मुख्यमंत्री, मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख सकती हूं लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देख सकती। और उन्होंने एक बड़ा आरोप यह भी लगा दिया सपा पर कि ये जो तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, ये जो फालतू में अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं, ये सपा की अंदरूनी सोच है। वो चाहती है कि अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊं या फिर अगर प्रदेश में मैं बाहर निकल जाऊं तो उनका मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जो है वो साफ हो सकता है। खैर, हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो खासतौर पर जो SC ST वर्ग हैं, जो दलित हैं, जो मुस्लिम हैं, उनका सपोर्ट जो है उनको मिलेगा आने वाले वक्त में। और यही जानने के लिए हम रुख करते हैं, कालीचरण जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो कि दलित चिंतक हैं। सर, आपका क्या चिंतन है, आपका एनालिसिस जो है वो क्या बोलता है? क्योंकि इस वक्त जो चुनाव हुए उसमें तो ये साफ तौर पर दिखाई दिया कि जनादेश जो है वो भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अभी भी मेरी मायावती यही कह रही है कि दलितों का वोट जो है वो हमारे पास है, मुस्लिमों का वोट जो है वो हमारे पास है। देखिए, राजनीति में प्रयोग हर दल करता है। राजनीति में राजनीतिक दल अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। जैसे भाजपा ने प्रयोग किया है कि OBC और SC को लामबंद करके अल्पसंख्यक को दरकिनार कर दिया और सत्ता पर काबिज है। पूरे देश में उनका वोट प्रतिशत भी बड़ा है और रुतबा भी बड़ा है। स्वाभाविक रूप में बहन जी ने भी एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग वो पहले 2007 में सफल भी हुआ था, लेकिन इस बार वो प्रयोग सफल नहीं रहा। तो स्वाभाविक रूप में ये है कि वो, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बिल्कुल सही कहा, कि मैदान छोड़ने वाली नहीं है। पर ये आप जानते हैं कि वोटरों का मन तो ये है कि उनका जो वोट, किसी का भी जो राजनीतिक दल जिस बेस वोट पर खड़े हैं वो अपने वोटर को लुभाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सही है कि उनसे जो वोटर छिटक गया था SC का, वो उसको आने में देर नहीं है, क्योंकि वो प्रतीक्षा ही कर रहा है। वो तो चाह ही रहा है कि मतलब जो है अपने पुराने फॉर्म में, जिसमें कांसीराम साहब पार्टी को खड़ा करके गए थे, जिसकी बदौलत बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी जी, तो चाहता है यहाँ का जो बहन जी के साथ जुड़ा हुआ वोटर है कि अपने पुराने फॉर्म में लौटे। तो ये तो इसलिए हुआ था सब पूरा खेल कि चूंकि जिसको बुद्धिजीवी जो दलित वर्ग है या जनता है जो चाहती थी वो नहीं हुआ, इसलिए जो है वोटर यहाँ वहां खिसका। तो वो उनका वोटर जो है या किसी भी पार्टी का वोटर वो यहाँ वहां जा सकता है, लेकिन जब उसकी जो इच्छाएं, जो उसकी आकांक्षा रहती है, उसके अनुसार यदि राजनीतिक दल अपना व्यवहार बदलते हैं या उस लाइन पर आते हैं तो ठीक है। तो स्वाभाविक रूप में बहन जी का जो पहले का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो बाबा साहब को लेकर के था। उन्होंने एक बयान और दिया था उस समय कि अब पार्क नहीं बनेंगे, अब किसी तरह का ये नहीं बनेगा। तो इसमें भी मैसेज गया था जनता के पास कि आखिरकार हम तो यही इसीलिए आपको वोट देते रहे, इसीलिए आपको ताकतवर बनाते रहे। हाँ, और प्रबुद्ध सम्मेलन हुए। यदि इतने सम्मेलन BSP ने बहुजनों के किए होते, तमाम और जातियों के किए होते, तो स्वाभाविक नतीजा दूसरा होता। तो आप देख रहे हैं लगातार उनके पार्टी के अंदरूनी परिवर्तन हो रहा है और वो जान रही हैं और उन्हें पता है कि किस कारण हमारा वोट बैंक खिसका है। तो वो स्वाभाविक रूप में वोट लौट आएगा वहां, उसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन सर सुनिए, राष्ट्रपति बनने का मेरा कोई नहीं ठीक इरादा है नहीं सर। है। देखिए आपने कहा कि देखिए चुनाव जब नजदीक होते हैं तमाम पार्टियां जो है वो प्रयोग करती हैं। अब प्रयोग सफल होता है या नहीं होता ये तो खैर आने वाला वक्त ही जब बताएगा, लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से जिस शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने और जिस मुखरता से वो सबके सामने आई, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। क्या लगता है ये जो वोटर्स खिसक कर भाजपा के पास गए हैं, क्या उम्मीद है? क्योंकि जैसा देखिए 2019 में भी हमने देखा कोई वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो सफल नहीं रहा। अभी भी हमने देखा ये आरोप अभी भी लग रहे हैं कि भाजपा जो है वो सक्रिय थी ही नहीं। मानवर कांसीराम साहब ने जो कैडर तैयार किया था और जिस बेस पर बहुजन समाज तैयार हुआ था, यदि उस कैडर पर पार्टी चले तो उसमें स्वाभाविक वो तुरंत ही लौट आएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। क्योंकि वोटर भटक भी जाता है, लोहावने नारों में भटका है और वो अपने को ठगा हुआ महसूस भी करता है बार बार। तो ये तो वो जान रहा है वोटर। अच्छा बहन जी, देखिए ये बात सही है कि पिछले चुनाव में वो बिल्कुल एन वक्त पे आई हैं, लेकिन इस बार तो चुनाव नहीं है, तो अभी से तैयारी, मतलब पहले साल से ही तैयारी है। इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि जो उनकी पार्टी से गलतियां हुई हैं कि एन वक्त पर निकलने से अब कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव में हार मिला है, इसीलिए अब आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तैयारियां जो है वो अभी से ही शुरू कर दी हैं। खैर, के विक्रम राव जी, ठीक है सर, आप क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि अभी तक तो बसपा एक्टिव थी नहीं, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट सामने आते ही अभी से एक्टिव मोड में। यही भाजपा की नीति है, भाजपा भी यही करती है। ठीक है, दोबारा रिपीट कीजिए सर। सवाल मेरा यही है सर कि अभी हमारे साथ कालीचरण जी जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि हार के बाद बसपा ने रणनीति अपनाई है, जो भाजपा की रणनीति है वो अभी से ही एक्टिव हो गई आने वाले जो 5 साल बाद चुनाव होंगे उसको लेकर। सचिन भाई, मुझे काफी मौका मिला न केवल यूपी के पिछले 25-30 साल से रिपोर्टिंग का, भारत के कम से कम 12-13 राज्यों की रिपोर्टिंग कर चुका हूँ पिछले 40 साल की जी। मैं बताऊं आपको, किसी प्रदेश में ऐसा नेता नहीं है जो समझौतावादी हो और सौदेबाजी करे हो, जाति के आधार पर, विचारधारा के आधार पर। यही दुखद स्थिति है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की। अब क्या जरूरत थी ब्राह्मणवादी कार्ड के लिए, परशुराम के दादा की जरूरत क्या थी? अरे भाई, आप एक वंचित शोषित दलितों के नेता हैं जिनके जुल्म हुआ है सदियों से, उनकी बात अब करती क्या मानते थे? एक सीट दीजिए। ये जो समझौतावादी रहा नजरिया, क्या हुआ? किसी जाति ने वोट नहीं दिया, जहां तक उनके वर्ग के लोगों ने वोट नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी, जिसकी जीत वाकई में बहुत कठिन लग रही थी, शायद वो हार रही है, लेकिन चमत्कार कर दिया। मुसलमान सब एकजुट हो गए अखिलेश के लिए, फिर भी देखिए कितनी सीटें ले आई। तो इस पे विश्लेषण करना पड़ेगा राजनेताओं के देश में, उत्तर प्रदेश में, और खासकर राजनीति शास्त्र के छात्रों को, आखिर मायावती हारी क्यों और भारतीय जनता पार्टी जीती कैसे? तभी निष्कर्ष निकल पाएगा कि अगले चुनाव के लिए, अभी तो चुनाव 2 साल बाद फिर है, 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है, तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी मायावती को लोकसभा चुनाव में कम से कम 10-12 सीटें तो पाए। और अगर यही स्थिति रही, यही सौदेबाजी समझौतावादी चले और अपने दलितों के बात को छोड़ दिया, दलितों से किनारा कर दिया, ऊंची जातियों से समझौता किया, तो यही नतीजा होगा। आखिर दलित मतदाता भी समझता है कौन उसका है कौन नहीं है, बल्कि वो ज्यादा बड़ी चेतना उसमें है। मैं बताऊं आपको सचिन भाई, सवर्णों के मुकाबले दलितों में ज्यादा वर्ग चेतना है, तो समझ के वोट देते हैं और बहुत ही सावधानी से। आपकी उन्हें उपेक्षा हो गई, उदासीनता हो गई, राजनीति से कट गए, इस कारण का विश्लेषण होना चाहिए। और बिल्कुल देखिए ये होना भी चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि देखिए जनता जो है बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ही सोच समझकर अब अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि जो एक्टिव अब लगातार बसपा हो रही है, अगर ये पहले हुई होती तो शायद कुछ ना कुछ परिणाम अच्छा होता और सकारात्मक होता। खैर मिश्रा जी, आपके पास आऊंगा सर मैं। अब राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये लगातार ये बातें कही जाती हैं। जब 2019 की बात करें, जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त भी ये बातें जिक्र की गई कि 23 साल बाद 25 साल बाद जो है सपा
बसपा का गठबंधन हो रहा है, तस्वीरें बदलेंगी, लोग जो है वो जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं कि उसी पड़ाव पर अब सपा है और उसी पड़ाव पर अब कहीं ना कहीं बसपा दिखाई दे रही है। क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या एक बार फिर से वो गठबंधन की स्थिति बनेगी? क्योंकि जिस तरीके से टकराव की स्थिति अभी देखी जा रही है, घमासान लग रहा है कि बहुत भयंकर होने वाला है आगे। सचिन जी देखिए, उत्तर प्रदेश में हर तरह के गठबंधन का प्रयोग किया जा चुका है। सपा के साथ में कांग्रेस भी आई, सपा के साथ में बसपा भी मिलके और सारे विरोधी छोटे दल भी मिलके लड़ चुके हैं। देखिए, जो आपने अभी शुरुआत में कहा कि राजनीति में सक्रियता बहुत जरूरी है, वो भी निरंतर जी। तो ये चीजें जो बड़े राजनेता हैं, जो लीडर्स हैं, जो अपने पार्टी के मुखिया हैं, उनको भी ये चीजें समझनी चाहिए। मायावती जी, बसपा वो पहली पार्टी थी जिसने बूथ मैनेजमेंट पे काम किया। बूथ लेवल पे काम करने वाली सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पहली पार्टी बसपा थी, लेकिन उसको धीरे धीरे करके वो उसकी जड़ें जो है कमजोर होती चली गई और जमीन से उसका जो जुड़ाव था वो खत्म हो गया। और भाजपा ने उसी चीज को अपने बनाया और उसको अपनी मजबूती का आधार दिया। आप देखिए, हमारा बूथ सबसे मजबूत, भाजपा ने नारा दिया और बूथ लेवल तक उनकी जो राजनीति है उस पे उनकी पकड़ बन गई। तो देखिए, राजनीति में जब कोरोना समय था तब आप ट्विटर पे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपको लगता है जनता और आपके फॉलोअर्स आपसे जुड़े रहेंगे और साथ में आपके विपक्षी दल हैं जो जमीन पे उतरकर जो लोगों को सहायता कर रहे हैं, तो इससे फर्क जरूर पड़ता है। तो ये चुनाव ने ये चीज एक बड़ी संकेत दे दिए हैं कि जनता से जुड़ाव के लिए, जनता से लगाव के लिए जमीन पे उतरना पड़ेगा। जो लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनको वहां तक पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए निरंतर सक्रियता बहुत जरूरी है। और देखिए, शायद मैंने भी शुरुआत में जिक्र किया और आपका भी समर्थन जो है वो मिला कि एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ राजनीति में नहीं, हर जगह अगर हम बात करें तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और शायद यही वजह है कि भाजपा हर राज्यों में और हर एक उपचुनाव में भी सफलता जो है वो हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि कुछ राज्यों को छोड़ दे तो। खैर, स्नेह जी, आपको नहीं लगता क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं, हर एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से इस बात का जिक्र होता है कि हम एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करते हैं, या फिर लोग ये भी कहते हैं कि एक विशेष समुदाय टारगेट है, लेकिन हम सर्वधर्म की बात करते हैं, हम सर्वजाति की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बसपा ने आज खुलकर, यानी कि मायावती ने खुलकर आज इस बात का जिक्र किया कि हम दलितों, मुसलमानों, यानी कि हर एक जाति के साथ मिलकर अब आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी भी भाजपा इस बात पर दावा ठोकती है कि हम जाति विशेष या फिर धर्म विशेष को लेकर नहीं, हम सबकी बातें करते हैं और काम भी कर रहे हैं, इसीलिए आज सरकार रिपीट हो रही है। देखिए, ऐसा है स्टेज आपकी आवाज जी 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 बोलिए। तो इसको और अन्य पार्टियों को भी अपनाना होगा। तो मुझे लगता है कि बहन जी या बीएसपी को पुराने कैडर पर लाएंगी। यदि नहीं लाती हैं तो उन्हें पता है कि हमारा क्या हश्र हुआ है और आगे क्या, इससे बड़ा हश्र क्या होगा। भाई, कभी भाजपा भी 2 सीट पर थी लोकसभा में, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि वोटर चाहता है, दलित वोटर जो है, जैसा अभी कहा अपने साथी ने, कि दलित वोटर बहुत सोच समझ के वोट देता है, लेकिन जब उससे लगा कि ये हमारी पार्टी ही जाकर के दूसरे इशू उठा रही है, हमारे इशू पर बात नहीं कर रही है, तो वो तुरंत उन्होंने किनारा कर लिया। अब लेकिन यदि पार्टी, उनकी पार्टी अपने मूल उद्देश्य पर आती है तो स्वाभाविक रूप में वोटर को लौटते हुए टाइम नहीं लगा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये तो स्वाभाविक रूप में बहन जी की सक्रियता अभी से बड़ी है। इससे दलितों में मैसेज गया है, वो प्रसन्न हो रहे हैं। अभी जैसे जो भी परिवर्तन किया पार्टी में, कुछ लोगों को निकाला है, तो उससे मैसेज जा रहा है कि बदलाव हो रहा है और हर स्तर पर उन्होंने बदलाव करने की सोच ली है। तो अभी से सक्रियता यदि इसी तरह से बनी रहेगी तो वोटर तो उनका परमानेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, बढ़िया सर। देखिए बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि आम जनता के लिए काम होना चाहिए, और अगर उम्मीदें हैं आपको, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो जनता भी इस वक्त बेवकूफ नहीं बैठी हुई है, वो भी ये देखकर समझकर वोट दे रही है कि आखिर कौन सा जनप्रतिनिधि है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे भविष्य को सिक्योर कर सकता है। खैर, राव जी, सर देखिए, ठीक है सर, आऊंगा मैं आपके पास। राव जी, इतने एक्सपीरियंस हैं आप, इतने अनुभवी हैं, और आपने जिक्र भी किया कि हम लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को इतनी देर से हम देख भी रहे हैं। सर, अभी भी अगर हम देखें तो कांग्रेस
या फिर सपा या फिर बसपा की अगर हम बात करें तो कमजोर होती हुई ये पार्टी दिखाई दे रही है। सपा की बात कर ले तो आप खुद देखिए किस तरीके से अंतरकला की जो स्थिति है वो सपा में बनी हुई है। बसपा की बात करें तो कई ऐसे विधायक, कई ऐसे मंत्री हैं जो बसपा को छोड़कर भाजपा के पास पाले में चले गए। आज ही अगर हम बात करें तो खबरें सामने आई थी, कुछ ऐसे विधायक, कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार भाजपा के वो टच में है। आखिर वो लूपहोल्स क्या है सर, जो लोग, जो तमाम बड़े मंत्री जो बसपा को बनाने में उनका एक बड़ा योगदान था, आज वो लोग भी छिटक कर कई दूसरी पार्टी में जाने के लिए सोच रहे हैं? सचिन भाई, वक्त की पहचान बहुत जरूरी है हर राजनेता को जी। गोमती का पानी और समय ठहरता नहीं है, बहता बदलता रहता है। ये इसकी समझ जिस नेता को नहीं है, जैसा अखिलेश यादव नहीं समझ पाए कि वो जो डबल सेंचुरी लगा रहे थे पश्चिम यूपी में 2 ही राउंड पे, वो नहीं समझे कि उनको 200 भी नहीं आए उनको। ये हालत थी उनकी। तो इस प्रकार एक गलत फहमी में रहना, मुगालते में रहना, गफलत में रहना राजनेता की सबसे बड़ी अक्षमता है। और अखिलेश यादव इसी के लिए भुगत रहे हैं। वो समझी सरकार बन जाएगी, केवल लफाजिम सरकार नहीं बनती है। मैं जानता हूँ मुलायम सिंह जी को पिछले 40 साल से सचिन भाई जिस ढंग से वो गांव और जिले को जानते जाया करते हैं, वो जमीन के राजनेता है। अब अखिलेश यादव तब निकले चुनाव के फैसले पे, मुझे तो शिकायत है मायावती से और सतीश मिश्रा, दोनों बड़े योग्य कैंपेनर हैं। क्या हो गया था इन लोगों को पिछले 5 साल में? दोनों कैंपेन करने के, वो लड़की एक गृहिणी है, अधेड़ गृहिणी प्रियंका गांधी, वो घर जगह के जा रही है पिछले 2 वर्षों से। जहां गांव में दलितों पे जुल्म हुआ वो पहुंच गई, जहां कुछ हुआ औरतों पर हमला पहुंच गई, वहां हर मसले को लेके पहुंचे। अपनी दादी की तरह वो नब्ज पहचाती थी। हालांकि दूसरी बात तो असफल हो गई, बिल्कुल ही असफल हुई, क्योंकि समझ नहीं पा रही थी कि हवा दूसरी होती है और जमीन दूसरी होती है। अगर आप पूरा एक समग्रता की दृष्टि से विश्लेषण करें, मुझे लगता है 2 कारण रहे हैं। मायावती का घर से न निकलना और सतीश मिश्रा का सही वक्त पे सही राय न देना। ये जिम्मेदार है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी की दुर्गति हुई। ये हवा पहचानना भी एक योग्यता होती है। इनको पता चलना चाहिए कि यूपी में कई चीजें योगी ने तोड़ दी है। नोएडा न जाना, मायावती अखिलेश नोएडा जाते नहीं थे, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति ने अंधविश्वास को तोड़ कर गया, वहां असर पड़ा हिंदुओं पर। क्या ये दकियानूसी नहीं है ये? और यही बात जिस ढंग से योगी ने पहचाना और किया काम, मैं तो तारीफ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे देखू नहीं रही है, तो पीछे देखू रही है, तो बगल देखू रही है। आगे देखू केवल सोशलिस्ट रहे, वामपंथी रहे, आगे देखो न रहकर भी जो लोहिया बताते थे हमको, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें पा गई। आश्चर्य, आपस में मनमुटाव था, आंतरिक झगड़ा चल रहा था। कई बात मुझे लोगों ने बताया कि बहुमत भी शायद ना पाई, ये नौबत हो गई थी, इतना विरोध था लोगों का। अभियान चल रहा था योगी के नेतृत्व के खिलाफ, फिर भी देखे तो करिश्मा तो हो ही गया। अब इन चीजों को देख के दुश्मन की चाल को, दुश्मन की सफलता कारणों पहचान कर अगर मायावती कुछ करती है, अपने पद पे अच्छी तरह चलती है 2 साल बाद लोकसभा चुनाव पे, तो हो सकता है 80 में से उनको अगर 10-15 सीटें भी आ गई तो लोकसभा में दबाव बनती है, उनका असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर देखिए, ये भी बड़ी विडंबना है कि बातें तो बहुत कही गई थी, बातें ये भी कही गई कि ब्राह्मण जो वोटर्स हैं वो कहने के भाजपा से टूट जाएंगे। और आपने भी जिक्र किया कि देखिए सतीश मिश्रा का भी जरूरी था कि अगर वो अपने घर से बाहर निकलते तो हो सकता था कि वो ब्राह्मण वोटरों को साथ सकते, लेकिन शायद वो संभव नहीं हो पाया। खैर मिश्रा जी, आपके पास यहाँ पर आऊंगा। सर क्या लगता है, देखिए 24 में भी चुनाव होने वाले हैं और 24 में चुनाव में अगर कहीं ना कहीं बसपा को कुछ सीटें नहीं मिली तो क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि बसपा का सुपड़ा पूरे के पूरे तरीके से साफ हो जाएगा?
सचिन जी, आज की डेट में भी, आज की स्थिति में भी बसपा हाँ, जो बिल्कुल। है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और दूसरी चीज, मैं यहाँ पर दो बिंदु जरूर रखना चाहूंगा। जी। पहली चीज, भाजपा ने पिछले दो इलेक्शंस में जो रिजल्ट आए हैं, जो उनकी सरकार बनी है, उसमें दो चीजें स्पष्ट की। एक तो उन्होंने जातिगत और क्षेत्रीय जो एक बाउंड्रीज बनी हुई थी, जो सीमाएं थी, उनको तोड़ने का काम किया। दूसरी चीज, ये जो नेता ये कहते थे कि उनका इस क्षेत्र पर या इस जाति पर उनका एक दावा है, उस चीज को, उस पर उन्होंने प्रहार किया और उन्होंने काफी हद तक सफलता भी पाई। तो अगर जो राजनेता हैं, जो विपक्षी पार्टियों में बैठे हुए हैं, अगर वो सिर्फ बात करेंगे सिर्फ एक जाति की या एक पर्टिकुलर उसको लेकर चलेंगे, धर्म को लेकर चलेंगे, तो मुझे लगता है कि भाजपा इसमें अपर हैंड रखती है। और उसने जो एक बात कही कि हमने जो जन कल्याणकारी कार्य किए, उसमें हमने किसी से भेदभाव नहीं किया, हमने सभी को वो चीज, जो सुविधाएं थी वो दी, और उसका उसको असर जो मिला भी, उसका जो परिणाम भी मिला। जैसे राव साहब अभी कह रहे थे कि उम्मीद नहीं हो रही थी, कई कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा कैसे आ सकती है, और भाजपा ने एक बड़ी दमदार तरीके से सरकार बनाई। तो वो कहीं ना कहीं जो ये जो जातीय एक सीमाएं थी, जातीय बंधन थे, और क्षेत्रीय जो एक दादागिरी होती थी, उसको भाजपा ने प्रहार करके तोड़ने का काम किया है। और अब विपक्षी पार्टियों को भी उसी हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन सर, ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या क्या उम्मीदें हैं, सपा अब कितना सफल हो सकती है? क्योंकि देखिए, सपा की टीम भी टूटती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंतरकलह की जो स्थिति है, उस सपा में भी साफ तौर पर देखने को मिलती है, खास तौर पर चाचा भतीजा के बीच में। ऊपर से अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव जो है, कहीं ना कहीं अब वो सेवा निवृत्त हो चुके हैं। अब वो उनका जो एक्टिव होना है वो बहुत कम अब उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। तो क्या उम्मीद है, क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी की कमान संभाल पाएंगे, या फिर क्या अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगे आने वाले वक्त में? देखिए सचिन, सपा, बसपा, कांग्रेस, तीनों को सबसे ज्यादा आत्ममंथन की आवश्यकता है। जितना भी मौके पर उन्होंने सक्रियता दिखाई, अगर वो चीज सतत रहती तो शायद उसका लाभ उनको मिलता, कोई उसका दिखाई देता। जहां तक सपा की बात करें, सपा सबसे मजबूती के साथ में विपक्षी के रूप में है। और लेकिन अखिलेश यादव का जो ये प्रबंधन है, पहली बात तो उनका जो होम मैनेजमेंट है, जो घर का प्रबंधन है, वही नहीं संभल पा रहा। एक समय ऐसा था जब 19 लोग उनके घर से बड़े ओहदों पर बैठे हुए थे। आज की स्थिति में काफी स्थिति खराब हो चुकी है। और जो भी उन्होंने 111 सीटें जीती, उसमें भी लोग अब छोड़कर जाना शुरू कर चुके हैं। बड़े नेता उनके साथ मुंह मोड़ रहे हैं। शिवपाल जी का आपने देख लिया क्या स्थिति है, रोज आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में सपा की सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी कि जो भी स्थिति आज की जो इस चुनाव के बाद उनकी निकली, उसको कम से कम बनाए रखे, उस स्टेटस को बनाए रखे, उस परिस्थिति को बनाए रखे, अपने लोगों को जोड़े रखे। अगर ये बिखराव होता है तो अखिलेश यादव जी विपक्ष के जो बड़े नेता बन के खड़े हुए हैं, वो चेहरा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, स्नेह जी, आपका आंकलन क्या कहता है? सर देखिए, बसपा की तरफ से भी, चलिए आपने बोला कि बहुत कोशिश कर रही है बसपा, अभी से ही एक्टिव में है, 24 में भी चुनाव होने वाले हैं, इसके अलावा 27 में भी चुनाव होंगे। क्या उम्मीदें हैं? क्या जो लोग बसपा से नाराज हैं या फिर जो सपा से नाराज हैं, क्या दोनों पार्टियां एकजुट रह पाएंगी? देखिए, जैसे बहन जी ने स्वयं ही कहा है कि अल्पसंख्यकों का एक तरफा वोट सपा को गया है, लेकिन जो अंदरूनी कलह जो उभर रही है वो ये और बाहर अभी आएगी। तो स्वाभाविक रूप में जो अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिल पाया बीएसपी को, वो बटेगा, दूसरा दलित वापस होगा। तो ये चीजें होंगी। तो इसका लाभ जो है स्वाभाविक रूप में, क्योंकि सपा का जो वोटर छिटका हुआ है, तो मुझे लगता है वो भाजपा को नहीं जाएगा, वो यहीं बटेगा। अल्पसंख्यक यदि छिटका वहां से, तो वो बहन जी को क्योंकि पहले भी सपोर्ट करता रहा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाजपा ये करती है कि विपक्ष वो चुनती है, उसे वो तय कर लेती है कि हमें विपक्ष किसको चुनना है। ये सही बात है कि हम देखते हैं मीडिया ने या इस तरह का माहौल बनाया था कि एक और माननीय अखिलेश जी की फोटो लगा दी और एक तरफ जो है भाजपा है, बस दोनों को, बीएसपी को सिरे से गायब कर दिया। कहते थे नहीं जाती, लेकिन जब रैलियों में आई है, उनकी रैलियों में भीड़ बढ़ी है, तभी मीडिया दिखाता नहीं था। तो ये सही बात है, बिल्कुल है कि भाजपा जो है अपना जो उसका प्रबंधन है, उसकी जो कूटनीति है, वो विपक्ष को चुनती है। अब देखिए, कांग्रेस का सफाया करने का उनका जो अभियान है, लेकिन अब वो चुन रहे हैं कि केजरीवाल हमारा विपक्ष होंगे। तो ये एक जो है उनकी रणनीति है, उसमें वो अपना काम करते हैं। लेकिन बहन जी ने साफ तौर पे जो काम कर रही हैं अब, जिसमें लग रहा है कि क्योंकि वोटर उन्हें चाहता था, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये सही बात है कि अब उनको अपना जो वामसिप संगठन था उसको तैयार करना पड़ेगा, दलित बुद्धिजीवियों को उन्हें लेना पड़ेगा, उनके साथ मीटिंग करना पड़ेगी।
जैसा कि हम जानते हैं कि अब ये युग बदल गया है। अब कोई भी किसी भी नेता के दबाव में नहीं रह सकता है। हाँ, ये देखिए, अब हम भाजपा को देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुंभ में जाते हैं और वहां जो है सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं। तो ये क्या है? ये तो और हमारे अपने लोग अपने ही लोगों के बीच में नहीं जा रहे बात थे। तो यहाँ पर यही हो रही है कि वो जो कनेक्शन है वो शायद सपा और बसपा आम जनता से नहीं बना पाई, जिसका खामियाजा आज बसपा, सपा और कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। खैर, राव जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। सर देखिए, क्या बुराई है अगर 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 मायावती को राष्ट्रपति बनाया भी जाए तो क्या बुराई है सर इसमें? वैसे भी वो सक्रिय नहीं है। अरे सचिन भाई, भारत के जो राष्ट्रपति बनता है वो कई खुराफात शब्द नहीं कहूंगा, करामात कर चुके हैं। ज़ाहिर सिंह जो कहते थे कि मैं इंदिरा गांधी कहेंगे तो राष्ट्रपति भवन में झाड़ू लगा सकता हूँ, वो राजीव गांधी को बर्खास्त करने जा रहे थे जी। अरुण नेहरू को प्रधानमंत्री बना रहे थे। ये दुनिया भारत सारा जानता है इस चीजों को, दिल्ली का हर अखबार वाला जानता है इसको। तो ये राष्ट्रपति की ताकत होती है। और क्या कहता है, कोका सुब्बाराव बन जाते वजह जाकिर हुसैन के, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, भारत के राष्ट्रपति। आप सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी बनी रहती? राष्ट्रपति बहुत मजबूत होता है, संविधान उसके पक्ष में है। और अगर मायावती राष्ट्रपति बन गई और सोचे कहीं गुल खिलाने लगी है तो क्या होगा प्रधानमंत्री का? अरे देश केवल विम्स, हम तो कहते हैं अंग्रेजी में, देश बना नहीं, विम्स को क्या कहेंगे आप, एक शौक पर नहीं चलता है, एक सोच समझ के। अब ये हमारे अभी जो दलित राष्ट्रपति है, उन्नाव के गांव के वकील है, कभी आपने हस्तक्षेप करते देखा है इनको किसी ने? लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि वो आराम की जिंदगी जीने के लिए नहीं आई है। वो तो काशीराम जी ने जो रास्ता दिखाया है, मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंची हैं, तो वो आप आने वाले वक्त में भी जनता के लिए काम करना चाहती हैं। राष्ट्रपति नहीं बनेंगी, आराम नहीं फरमाएंगी। बिल्कुल। तो बताइए मुझे, तो 5 साल में क्यों नहीं वो एक्टिव रही? चुनाव के 6 महीने पहले क्यों घर में रही? किसी सभा में नहीं गई? इसका जवाब तो स्नेही जी देंगे। और दलित जो परेशान था, तंग हुआ, प्रियंका गांधी कहीं उनकी रक्षा नहीं है। जो देवी जी मायावती कहीं गई नहीं, क्यों? तो भूल जाते, दुख के समय जो मदद नहीं करता है वो दोस्त नहीं होता है। और दलितों का यूपी में जो जुल्म हुआ अखिलेश के समय और बाद में, किसने मदद की थी? वो याद रखते हैं। अतः याद थोड़ा मैं जोड़ना चाहूंगा जदानंद भाई और हमारे कालीचंद भाई ने जो कहा है, बड़ा अच्छा विश्लेषण किया लोगों ने। अब साफ बात यह है कि अगले चुनाव में कोई नेतृत्व का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनना बहुत मुश्किल है। जो हैट्रिक के बाद असंभव है। अखिलेश यादव अभी उनके पास कोई नेता है नहीं, उन्हें प्रौढ़ता वयस्कता नहीं आई है, संगठन विशाला भी है ही नहीं। मैं बिना वैचारिकता के कभी भी समाजवादी आंदोलन भारत में बढ़ा नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश और सब लोग के वैचारिकता अभी अखिलेश यादव में आई नहीं है, तो समाजवादी का पार्टी बहुत मुश्किल लग रहा है। इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी अब अंतिम स्तर पर है, इसीलिए मायावती के लिए मौका है वो फिर एक बार वर्ग विशेष को अपील करके, देखो हम तुम्हारे रक्षक हैं, हमको वोट दो, वंचितों दलितों के नाम पे वर्ग चेतना पैदा करके ईमानदारी से संघर्ष करती हो तो बन सकता है। लेकिन नहीं करेंगे तो जैसा हुआ है वैसा होता रहेगा। सचिन भाई ठीक है सर। स्नेही जी जवाब दीजिए सर। देखिए, अभी मैंने कहा ना कि राष्ट्रपति बनने में कोई हरस है नहीं, वो आराम से बन भी सकती हैं, क्योंकि उन्होंने आराम तो पहले ही फरमाया। अगर वो पहले आराम नहीं फरमाती, अगर वो एक्टिव रहती, तो शायद आज वो हालत नहीं होती जो आज सपा की बसपा की है। स्नेही जी क्या मुझसे पूछा है? जी आपसे पूछा सर। स्नेही जी सवाल आपसे है सर। सवाल यही है कि राष्ट्रपति बनने में क्या दिक्कत है सर? हाँ, सवाल यही सर, राष्ट्रपति बनने में क्या दिक्कत है सर? आराम तो अभी भी फरमा रही हैं।
नहीं नहीं, लेकिन बनाएगा कौन? नहीं बनाएगा कोई, आप मानिए। राव साहब बड़े राजनीतिक मतलब बहुत बड़े पत्रकार हैं वो, उन्होंने सही कहा। राष्ट्रपति का हम भले ही रबर स्टैम्प कहते रहे, लेकिन राष्ट्रपति अपने पे आना तो बहुत मुश्किल है। राष्ट्रपति भाजपा तो कभी बना ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं बना सकती। तो ये यदि भाई तमाम लेकिन फिर सर तो ये अखिलेश यादव के मन में ऐसी बातें कहां से आ रही हैं सर? ये जो बातें उनके मन में आ रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सर? ये तो चुनाव से पहले भी कहते रहे वो, जिसमें कहीं ये लगे कि भाई राष्ट्रपति की भाजपा की बी टीम है, वो तो उनके एजेंडे का हिस्सा था। लेकिन बहन जी ने ये बात मान लीजिए आप, मैंने बीएसपी की सुप्रीमो बहन बनना भी चाहे तो अभी राष्ट्रपति भाजपा तो नहीं बना सकती, सपने में सोच भी नहीं सकती बहन जी के भी। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है सर। सर आपका एक रिएक्शन सर, क्या लगता है सर, अगर अभी हम देख ही रहे हैं किस तरीके से वो अनएक्टिव है इस पूरे चुनाव में, तो राष्ट्रपति बनने में क्या दिक्कत है उनको? लेकिन बनाएगा कौन? बिल्कुल फिजूल बात है ये, बिल्कुल फिजूल बात नहीं, चर्चा हो रही है ना इस बात की। अब तमाम बयानबाजियां इसी पे हो रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा तो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान भी दे दिया। देखिए राव साहब ने साफ तौर पर कहा है कि नायडू साहब क्या करेंगे। नहीं देखिए उनकी बात भी बिल्कुल सही है कि देखिए ऐसे ही किसी को नहीं राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो है वो बनाया जाता है। आदमी चाहिए जी, बहुत वफादार आदमी चाहिए। ठीक है मिश्रा जी, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि राजनीति में हम नहीं है पूरी तरह से, लेकिन हम जानते हैं कि बहन जी को माना कि बीएसपी की ओर से कोई कहे भी कि बनना है तो अभी नहीं बना सकता। कैसे बनाएगा भाई? बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, हो ही नहीं सकता। ठीक है मिश्रा जी, एक रिएक्शन सर इस पे। सचिन जी देखिए, जो ये पिछले 2 असेंबली चुनाव हुए, जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आईटी सेल की एक बड़ी भूमिका रही। और जो आजकल का जो ये टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया उपयोग है वो आईटी सेल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये जो मायावती जी का राष्ट्रपति बनना और ये सारी चीजों का वो था, वो सारे मतलब व्हाट्सएप पर और इन सब चीजों पर चलाए गए। तो एक रूमर्स शुरू किया गया जिसका मतलब इतना रूप उसने ले लिया कि बड़े शीर्ष नेता भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो इसमें कोई आधार की बात नहीं है और ये चर्चा का विषय भी नहीं है कि ये राष्ट्रपति पद के लिए कैसे मायावती का चयन हो सकता है, उसको एक अलग दिगर बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जी सक्रिय राजनीति छोड़कर अभी ऐसे किसी संवैधानिक पद पर जाना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि उससे फिर जो एक इनका पार्टी का मूवमेंट है, जो पार्टी है, वो एक उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज है कि बसपा में भी आज के भी स्थिति में भी जो सेकंड कैडर के नेता है वो अभी तैयार नहीं कर पाए हैं, बसपा के जो प्रमुख हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि बसपा में मायावती के अलावा अगर आप बात करें, और सतीश मिश्रा जी तो फंक्शनलिंग उसमें ज्यादा रहते हैं, तो मायावती के अलावा कोई बड़ा नेता जो है अभी बसपा में नहीं सामने दिखता है। तो ये एक बड़ा चीज है। बिल्कुल, देखिए ये बात आपने एक बड़ा अहम डिबेट को आपने एक अलग टर्न पर जो है आपने ला दिया। बड़ी बात है कि देखिए भाजपा में भी ये बड़े सवाल उठते हैं कि अब पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तो चुनाव यहाँ पर भाजपा लड़ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में वो चेहरा कौन होगा? अच्छा, सपा की अगर हम बात करें तो खैर अभी अखिलेश यादव जो है वो सक्रिय हैं, तो उम्मीद है कि अभी वो लंबा खेलेंगे। लेकिन हाँ, बसपा में भी अभी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि अगला चेहरा होगा तो कौन होगा? जी निश्चित रूप से जो सेकंड कैडर है वो तैयार करना एक बड़ा जिम्मेदारी होती है। जो शीर्षस्थ नेता है उस पर एक बसपा, मुझे नहीं लगता कि बसपा ने इस तरह से जो तैयारी की है। तो अभी ये जो मायावती जी का बयान है, इससे यही है कि अभी वो सक्रिय रहेंगी और अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रदेश में कार्य करेंगी। ठीक है सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। के विक्रम राव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पर मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर कालीचरण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो सवाल तो बनता हमें, मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। एग्जाम्स सिर्फ एग्जाम्स नहीं, मेरी बेटी समझने के लिए पढ़ेगी। फिर टफ क्वेश्चंस आए या ट्रिक क्वेश्चंस, सब संभाल लेगी। Take this triangle, merge it here, flip it over. जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। बायजूस, समझो, सीखो, जीतो। डाउनलोड द बायजूस ऐप। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को
हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। डायबिटीज के बारे में कुंठित धारणा है कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रिजुविनेट नहीं होते। योग मधुनाशिनी व मधुग्रिट के प्रयोग से हमने पेनक्रियाज के सेल्स को रीएक्टिवेट करके डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया है।